हेलो स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट में और एफबी पेज मालवी किड्स 7 पब्लिक स्कूल रामनगर बाड़मेर में। आज विद्यार्थियों हम बात करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या मानव उत्सर्जन तंत्र की। ये टॉपिक 10वीं क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, इसके अलावा ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले मैंने 2 डायग्राम यहाँ पे क्रिएट कर रखे ताकि यहाँ से समय की बचत हो सके। अब हम बात करें उत्सर्जन की या एक्सक्रीटरी की, तो उत्सर्जन होता क्या है। देखिए, हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती हैं और इन उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के हमारे शरीर के अंदर अपशिष्टों का निर्माण होता है। उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों का निर्माण होता है, जो कि यूरिया के रूप में हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो सकते हैं, यूरिक अम्ल के रूप में हो सकते हैं, अमोनिया के रूप में हो सकते हैं। तो यहां से मैं लिख रहा हूं ये यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इन अपशिष्टों का शरीर से बाहर त्याग करना जरूरी है। अगर इनका शरीर से बाहर त्याग नहीं करते हैं तो ये हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, शरीर के अंदर जहर का निर्माण करते हैं, विषैले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डालते हैं या एक कंडीशन के अंदर हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोग पैदा कर सकते हैं, हमारी मृत्यु तक कर सकते हैं। तो इसलिए उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो अपशिष्टों का निर्माण हुआ है उनको बाहर त्यागना, शरीर से बाहर त्यागना जरूरी है। अब समझे कि उत्सर्जन क्या है। हमारे शरीर के अंदर उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो अपशिष्टों का निर्माण हुआ है, उन अपशिष्टों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और इस त्यागने की क्रिया के अंदर जो तंत्र काम करता है, जो सिस्टम काम करता है, उसे हम कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम और इससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट के बारे में कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट कितने टाइप के होते हैं और ये कौन कौन त्यागते हैं। तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट नॉर्मली 3 टाइप के होते हैं, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। बात करते हैं हम अमोनिया की। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। इस अमोनिया को या NH3 को कौन कौन उत्सर्जित करता है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो अस्थिल मछलियां और इसके अलावा जितने भी जलीय जीव हैं, जलीय जीव, तो जलीय जीव या जलीय मछलियां जितनी भी हैं और अस्थिल मछलियां हैं, ये सारे के सारे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और जो भी जीव अमोनिया को उत्सर्जित करते हैं, उन जीवों को कहते हैं अमोनोटैलिक जीव। अमोनोटैलिक जीव। तो ये अमोनिया को त्यागने वाले जीव क्या कहलाएंगे? अमोनोटैलिक जीव कहलाएंगे। सेकंड हम बात करते हैं यूरिक अम्ल की। यूरिक अम्ल का मतलब है कि वे जीव जो यूरिक अम्ल त्यागते हैं। अब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन से जीव करते हैं? नॉर्मली अगर हम बात करें कीटों की, सांपों की, सांप हो गए, कीट हो गए, पक्षी हो गए, ये 3 नाम आप जरूर याद रखें। सांप, कीट, पक्षी, ये जो हैं वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और जो भी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं उन जीवों को कहते हैं यूरिकोटैलिक कहते हैं। और बात करें हम यूरिया की, तो यूरिया का उत्सर्जन सामान्यतः कौन करता है? स्तनधारी करते हैं। स्तनधारी में मनुष्य भी आ जाता है और अन्य जीव भी आ जाते हैं। और स्तनधारी जितने भी हैं वो यूरिया का सामान्यतः उत्सर्जन करते हैं।
और जो जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम कहेंगे यूरियोटैलिक, उनको हम कह देंगे यूरियोटैलिक। वापस से एक बार देख लें, अमोनिया अस्थिल मछलियां और जलीय जीव परित्याग करते इसलिए उनको कहते अमोनोटैलिक जीव। कीट, सांप तथा पक्षी यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते इसलिए इन जीवों को कहते हैं यूरिकोटैलिक जीव। स्तनधारी सामान्यतः यूरिया का उत्सर्जन करते इसलिए उनको कहते हैं यूरियोटैलिक जीव। तो ये नाइट्रोजन अपशिष्ट आपको याद रखने हैं 3 टाइप के, अमोनिया, यूरिक अम्ल और यूरिया। अब हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र, और यहां पे मैंने मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बना के रखा है। मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग काम में आते हैं उनको देखिएगा। तो यहां पे सबसे पहले मानव के उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो निभाते हैं वृक्क। तो यहां से आपको याद रखना है वृक्क जो है वो मानव के अंदर उत्सर्जन अंग है। इसके बाद हम बात करेंगे, इसको कहेंगे हम महाशिरा, इसको हम कह देंगे महाधमनी। इसके बाद इस शाखाओं को हम कह देंगे, एक को तो कह देंगे हम वृक्कीय धमनी और दूसरे को हम कह देंगे इसको वृक्कीय शिरा। अब देखो, यहां से रक्त को लाया जाता है महाधमनी के द्वारा और महाशिरा के द्वारा। इधर से देखिए, हम यूं कहेंगे कि महाशिरा के माध्यम से रक्त को यहां पर वृक्क के अंदर लाया जाता है और यहां पर सफाई की प्रक्रिया होती है। सफाई की प्रक्रिया का मतलब है इस वृक्क के अंदर रक्त की सफाई होती है। किसकी सफाई होती है? रक्त की सफाई होती है। और रक्त की सफाई होने के बाद इसके अंदर जो भी अपशिष्ट होता है वो अपशिष्ट इस वाहिनी के अंदर आ जाता है। इसको कहते हैं हम मूत्र वाहिनी, या इसी को हम कहते हैं यूरेटर। मूत्र वाहिनी या यूरेटर के अंदर मूत्र आ जाता है, अपशिष्ट पदार्थ आ जाता है, जो कि आगे जाकर मूत्राशय या यूरिन ब्लैडर, मूत्राशय या यूरिन ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। यहां पर जो मूत्राशय के अंदर यूरिन इकट्ठा होता है वो लगभग 400 से 600 ml यूरिन इकट्ठा होता है। हमारे शरीर के अंदर मूत्र वाहिनियों की संख्या 2 होती है और एक मूत्राशय होता है जिसके अंदर लगभग 400 से 600 ml मूत्र इकट्ठा होता है। और ये हमारे शरीर का एक पेशीय अंग है और जब इसके अंदर संकुचन की प्रोसेस होती है तो संकुचन की प्रोसेस के बाद आगे है मूत्र मार्ग जुड़ा होता है। आगे मूत्र मार्ग होता है जिसे हम यूरेथ्रा बोलते हैं। इस यूरेथ्रा के माध्यम से मूत्र बाहरी जननांग के द्वारा, यह बाहरी अंग के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अगर हम बात करें मूत्र त्याग की तो पुरुषों में और स्त्रियों में इसकी प्रक्रिया अलग अलग होती है। पुरुषों के अंदर बाहरी लिंग और महिलाओं में, मादा में वैजाइना के ऊपर की तरफ यह जो है मूत्र मार्ग खुलता है। पुरुषों में तो ये मूत्र मार्ग लिंग में खुलता है बाहर की तरफ और मादा के अंदर वेजाइना के ऊपर की तरफ ये मूत्र मार्ग खुलता है और वहां से जो है इस मूत्र को उत्सर्जित कर दिया जाता है। ये नॉर्मली बात हो गई हमारे इस ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिसको इसकी स्ट्रक्चर है, इसको आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे कि हमारे जो मानव उत्सर्जन तंत्र है हमारा, इस मानव उत्सर्जन तंत्र के अंदर इस वृक्क की संरचना क्या है। प्रश्न वृक्क से कई बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो आप इसको क्या मानोगे, ये मानव उत्सर्जन अंग है, ये मानव उत्सर्जन अंग है। वैसे इसके अलावा भी कई उत्सर्जन अंग होते हैं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर एक फेफड़ा होता है
इसके अलावा त्वचा है, इसके अलावा हम बात करेंगे वृक्क हैं, इसके अलावा हम बात करेंगे यकृत हैं। ये सारे के सारे हमारे शरीर के अंदर उत्सर्जन का काम करते हैं, लेकिन हाईएस्ट जो हम इसके अंदर अंक देंगे वो वृक्क को देंगे, क्योंकि ये मूत्र जो है मूत्र त्यागने का प्रोसेस करता है। रक्त निस्यंदन का काम कहां होता है? वृक्क के अंदर होता है। फेफड़ों के अंदर तो ऑक्सीजन लाई जाती है, CO2 को बाहर निकाला जाता है। त्वचा के अंदर विभिन्न प्रकार के सीबम को निकाला जाता है। फेफड़ों के द्वारा CO2 का परित्याग होता है, त्वचा के द्वारा सीबम। ये सीबम जो है ये नॉर्मली जो हम वसा लेते हैं ज्यादा शरीर के अंदर, या हमारे शरीर के अंदर जो तेलीय पदार्थों की मात्रा है वो त्वचा के माध्यम से बाहर निकलती है और वही सीबम कहलाती है, जैसे कीले होना, मुहासे होना, ये चीज। वृक्क के द्वारा नॉर्मली मूत्र क्रिएट होता है। मूत्र का मतलब है यहां से निकल जाएगा यूरिया, और यकृत के द्वारा निकलता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन और बिलीरुबिन जो है ये यकृत के द्वारा निकलने वाले जो कहेंगे हम अपशिष्ट हैं। फेफड़े के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट निकलता है, त्वचा के द्वारा सीबम अपशिष्ट निकलता है, वृक्क के द्वारा मूत्र यानी कि यूरिया निकलता है, यकृत के द्वारा बिलीरुबिन या बिलीरुबिन नामक अपशिष्ट का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे वृक्क की संरचना की। तो यहां पे आपको ये दिख रहा होगा वृक्क की संरचना। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसकी है? ये स्ट्रक्चर वृक्क की है। इस वृक्क की अगर हम बात करें तो वृक्क के जो बाहरी भाग होता है वृक्क का, उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। उसे क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और वृक्क के अंदर की तरफ यहां पे जो है वो होता है मेड्यूला। इसको हिंदी में कहेंगे मध्यांश। देखिए भीतर की तरफ यहां पर देखो, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर जो ये संरचना, ये जो स्ट्रक्चर, ये वाला भाग, इसको कहते हैं पेल्विस। इसको हम कह देंगे पेल्विस। इस पेल्विस या इसको हम कहते हैं मध्य खांच। उसके बाद ये मूत्रवाहिनी हो गई, ये हो गई हमारी वृक्कीय धमनी और वृक्कीय शिरा। तो ये सारे के सारे किसके हिस्से हो गए? वृक्क के हिस्से हो गए। अब हम आगे बात करें कि मानव उत्सर्जन तंत्र यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो मानव के उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन या विक्राणु कहते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को हम नेफ्रॉन कहते हैं। अब ये हमारे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और हम इसी के अंदर समझेंगे मूत्र निर्माण की प्रोसेस। मनुष्य में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया हम इस उत्सर्जन तंत्र के नेफ्रॉन के माध्यम से समझ सकते हैं, वृक्काणु के अंदर समझ सकते हैं। एक वृक्क के अंदर लाखों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, मिलियंस नेफ्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम मूत्र निर्माण की बात करें तो इसके अंदर 3 प्रकार की प्रोसेस चलती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया होती है गुच्छीय निस्यंदन। गुच्छीय निस्यंदन। सेकंड जो बिंदु है इसके अंदर आप याद रखोगे पुनः अवशोषण। पुनः अवशोषण। और इसके अंदर तीसरी चीज आप याद रखोगे स्त्रवण। स्त्रवण, गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण, ये 3 प्रकार की प्रोसेस होती है। उसके बाद मूत्र का निर्माण होता है, यानी कि मनुष्य के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। नॉर्मली हम बात करें तो मनुष्य के द्वारा यूरिया, लवण और इसके साथ में कुछ अन्य अपशिष्ट को परित्याग किया जाता है। सबसे पहले इस वाली नली का हम नाम लिखते हैं। इस वाली नली को कहते हैं अभिवाही धमनी। इस वाली नली को कहते हैं अभिवाही धमनी। और इस अभिवाही धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त को इस बोमेन संपुट के अंदर लाया जाता है। इस पूरे बाहर वाले इस गोल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमेन संपुट। और इस बोमेन संपुट के भीतर जो जाल है, इस जाल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस जाल को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। तो
तो रक्त अभिवाही धमनी के द्वारा लाया जाता है, यहां पर थोड़ा दाब ज्यादा लगता है, इस कारण अभिवाही धमनी जो होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है। तो अभिवाही धमनी के द्वारा रक्त को लाया जाता है और अभिवाही धमनी आगे जाकर एक जाल के अंदर परिवर्तित हो जाती है जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के अंदर रक्त जो है वो छनता है और छनने के बाद यहां पर कुछ पदार्थ पृथक होते हैं, कुछ पदार्थ पृथक होते हैं, जैसे कि यहां से पृथक होता है अमोनिया, यहां से पृथक क्या क्या होते हैं उसको देखिएगा। यहां से यूरिया पृथक होता है, यहां से लवण पृथक होते हैं, यहां से एमिनो अम्ल पृथक होते हैं, यहां से ग्लूकोज पृथक होते हैं। देखो इधर यूरिया, लवण, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, ये सारे के सारे यहां पर कणों के रूप में छन जाते हैं। इस प्रकार से देखो ये कणों के रूप में छन जाते हैं, यूरिया, लवण, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, और वो आ जाते हैं इस वाले भाग के अंदर, इस वाले पार्ट के अंदर आ जाते हैं। इसको हम कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका इसलिए कहते हैं, कुंडलित इसलिए क्योंकि इसमें वलन है, इसलिए इसे कुंडलित कहते हैं। नली तो है, समीपस्थ इसलिए क्योंकि ये बोमेन संपुट के पास में है, इसलिए इसको कहेंगे समीपस्थ। लेकिन इसको हम समीपस्थ नहीं कह के कहते दूरस्थ। दूरस्थ इसलिए क्योंकि यह दूर है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और इस बीच वाले इस हिस्से को हम कहते हैं हेनले लूप। हेनले लूप इसको कहते हैं, हेनले लूप। और इस बड़ी नली को कहते हैं संग्रह नलिका, संग्रह नलिका। तो यूरिया, लवण, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज छन गए कणों के रूप में समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर आ गए। पहली प्रोसेस क्या हो गई, यहां पे रक्त के छनने की प्रोसेस हो गई, यानी कि गुच्छीय निस्यंदन की प्रोसेस कंप्लीट हो गई और गुच्छीय निस्यंदन के परिणाम स्वरूप ये वाली चीजें बन गई। अब पुनः अवशोषण की प्रक्रिया हो गई। यहां पर जो कण आए हैं, यहां पर जो कण आए, इसके ऊपर एक मतलब छोटी छोटी रक्त केशिकाओं का जाल बनेगा। इस समीपस्थ कुंडलित नलिका से लेके हेनले लूप से लेके यहां दूरस्थ कुंडलित नलिका तक एक छोटी छोटी रक्त केशिकाओं का जाल बन जाता है। और वो रक्त केशिकाओं का जो जाल है वो वापस से कुछ पदार्थों को खींच लेता है और रक्त में भेज देता है। इधर से देखो, यहां पर जो जरूरी है वो मैं बता देता हूं। कुछ लवण, इनमें से पूरे लवण नहीं, कुछ लवण और एमिनो अम्ल और ग्लूकोज। कुछ लवणों को, एमिनो अम्ल को और ग्लूकोज को जो रक्त केशिकाएं हैं जो समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं के बाहर की ओर पूरी तरीके से फैली हुई हैं, वो उसको खींच लेती है और रक्त के अंदर भेज देती है। बचा क्या? बचा यूरिया और कुछ लवण की मात्रा, यूरिया और कुछ लवण की मात्रा जो आगे प्रस्थान करती हैं, यानी कि यूरिया और कुछ लवणों का हो जाता है प्रस्थान दूरस्थ कुंडलित नलिका में और उससे आगे ये किस में चला जाता है? संग्रह नलिका में। ये संग्रह नलिका है और इस संग्रह नलिका में विभिन्न प्रकार के नेफ्रॉन आकर खुलते हैं। इसके अंदर भी नेफ्रॉन खुलेगा, इसके अंदर भी नेफ्रॉन खुलेगा, इसमें भी नेफ्रॉन खुलेगा, यानी कि कई प्रकार के हजारों लाखों नेफ्रॉन जो है वो संग्रह नलिका के अंदर खुलते हैं। और संग्रह नलिका के अंदर अब किसका प्रभाव हो रहा है? तो अब इसमें यूरिया का प्रभाव हो रहा है, यूरिया का स्त्रवण हो रहा है, यूरिया के साथ में कुछ लवणों का भी जो है वो स्त्रवण हो रहा है। संग्रह नलिका आगे जाकर मूत्र वाहिनी में खुलती है। संग्रह नलिका आगे जाके किसमें खुलती है? मूत्र वाहिनी में खुलती है। यहां पे भी वृक्क है, यहां पे भी वृक्क है, इस वृक्क में भी संग्रह नलिकाएं होगी, इस वृक्क के अंदर भी संग्रह नलिकाएं होगी और अलग अलग संग्रह नलिकाएं अपनी अलग अलग मूत्र वाहिनियों में खुलती हैं, जो आगे जाके कहां पे मिलती है? मूत्राशय के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अब जो यूरिया और लवण की मात्रा, यानी कि इनको हम मूत्र भी कह सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे? अब इसको मूत्र कहेंगे, जो कि कहां इकट्ठा हो चुका है? मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो चुका है और मूत्र मार्ग के द्वारा ये पुरुषों में और महिलाओं में अलग अलग बाहर खुलते हैं और मूत्र का उत्सर्जन कर दिया जाता है।
तो मानव उत्सर्जन तंत्र को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, इसको अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर करें, अपने चैनल सक्सेस फर्स्ट को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर हमारे साथ आप लगातार जुड़े हुए हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।